प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल या बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो उसने 1911 में दिया था। 1913 में उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां बताई गई थी, उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक नया मॉडल दिया। वो क्या कहलाता है? बोर का परमाणु मॉडल कहलाता है। इसने क्या क्या बताया, उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो नील बोर ने अपने परमाणु मॉडल में दिया, वो क्या है? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश जिन पर होता है, वो धनात्मक आवेश वाले नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं अथवा कोश कहते हैं। यानी इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स नाभिक जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक आवेशित है, उसकी चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं। इसने बताया, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बताया नहीं गया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज रहते हैं, हमने बताया था आपको। ये बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, और जिसमें चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं अथवा कोश कहते हैं। पहला पॉइंट इसने ये दिया। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज आपका नाभिक है, और ये जो आपके माइनस माइनस से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा भी पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि नाभिक का ऊर्जा स्तर न्यूनतम होता है। नाभिक का ऊर्जा स्तर न्यूनतम होने का मतलब ये है कि नाभिक कौन सा है आपका? ये वाला है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो नाभिक है, और इसका जो ऊर्जा का स्तर होगा, जो इसका एनर्जी का लेवल होगा, वो सबसे कम होता है। यानी जैसे जैसे नाभिक से हम दूर होते जाएंगे, पहली कक्षा में आएंगे, दूसरी कक्षा में आएंगे, तीसरी कक्षा में आएंगे, चौथी कक्षा में आएंगे, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। तभी तो इसने कहा कि जो नाभिक है उसका ऊर्जा स्तर न्यूनतम है। इसका मतलब ये है कि नाभिक से जो अगली कक्षा होगी, उसका ऊर्जा का स्तर उससे ज़्यादा होगा, उसके बाद की ऊर्जा का स्तर उससे ज़्यादा होगा, और जो सबसे बाहरी कक्षा होगी नाभिक के चारों तरफ वाली, वो जो सबसे दूर होगी नाभिक से, उसका ऊर्जा का स्तर अधिकतम होगा। अगला पॉइंट क्या है? ये कहता है प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है। हमने कहा न्यूनतम होता है, लेकिन होती क्या चीज़ है वो, तो उसके बारे में बताया गया कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इस ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N अथवा N = 1, 2, 3, 4 से व्यक्त करते हैं। जो ऊर्जा का स्तर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? या तो उनको K, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N से व्यक्त करो, या फिर उनको न्यूमेरिकली N = 1, 2, 3, 4 से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, नाभिक के बाद का जो पहला कक्षा आ रहा है वो क्या कहला रहा है? जो पहला कक्षा नाभिक के आगे, वो क्या कहलाता है? कक्षा 1। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये N = 1 भी कहलाता है, इसको K कक्षा भी कहते हैं। ऐसी जो अगली कक्षा है वो N = 2 भी है, और उसको हमने L भी कहा। इसी तरीके से अगली कक्षा को M भी कहा जाता है, और उसको N = 3 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसी सबसे जो आउटर है उसको N से भी व्यक्त करते हैं, और उसको N = 4 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हर ऊर्जा के स्तर को हमने K, L, M, N अथवा N = 1, 2, 3, 4 से व्यक्त किया। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न तो क्षय होती है और न ही उसमें वृद्धि होती है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे, जो किस में मूव करेंगे? सिर्फ निश्चित ऊर्जा स्तरों वाले कक्षा में मूव करेंगे, निश्चित ऊर्जा वाले, उनमें न तो ऊर्जा का क्षय होगा, न ही ऊर्जा में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। इसने कैसे अपडेट किया? किसकी थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया? किसकी थ्योरी को? रदरफोर्ड की को। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि एक समय ऐसा आएगा ऊर्जा घटते घटते इलेक्ट्रॉन्स की कि वो नाभिक में गिर जाएगा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली, और उससे क्या होगा? आपकी
परमाणु का स्थायित्व नहीं बना रहेगा। लेकिन इसने क्या कहा बोर ने कहा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा स्तरों वाले कक्षा में मूव करेंगे उनकी ऊर्जा का क्षय भी नहीं होगा और उनकी ऊर्जा में वृद्धि भी नहीं होगी। तो जो निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी ऊर्जा का कभी भी लॉस नहीं होता। इससे क्या होगा, कभी भी उनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा खत्म नहीं होगी और वो कभी भी नाभिक में नहीं गिरेंगे। जब वो नाभिक में नहीं गिरेंगे तो उनकी परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। और हम इस परमाणु मॉडल का अंतिम पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा मिलने पर वह उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है एवं 10⁻⁻8 सेकंड पश्चात वापस उसी कक्षा में आ जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन जो कि एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जब उसको बाहर से कहीं एनर्जी मिलेगी, कोई बाहर से हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। वो क्या करेगा, हायर ऊर्जा वाले कक्षा में चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय पश्चात वो वापस किस में आ जाएगा, उसी कक्षा में आ जाएगा जिस कक्षा से वो गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है तो वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चला जाता है और जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उच्च ऊर्जा जो बाहर से सप्लाई हो रही है वो बंद हो जाती है, तो वापस वो क्या करेगा, उसी ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में वापस लौट के आ जाएगा। अब ये तो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन इस मॉडल की भी कुछ कमियां थी। इस मॉडल की क्या क्या कमियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल जो बोर ने दिया था उसमें क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी ये है कि बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ उन्हीं परमाणु के लिए सत्य है जिनके बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। या जैसे हीलियम प्लस, हीलियम का वैसे तो परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन हीलियम प्लस का मतलब क्या है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो फाइनली इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लिथियम का कितना होता है, 3 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन प्लस प्लस का मतलब है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अगर एक्चुअल में देखें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परमाणुओं के लिए पूर्ण रूप से सत्य है जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एवं एक इलेक्ट्रॉन वाले कुछ और परमाणुओं जैसे हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस इत्यादि पर लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो उसको हमने क्या कहा कि बोर का परमाणु मॉडल बड़े आकार वाले, यानी कि जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े आकार वाले परमाणुओं की व्याख्या करने में असफल रहा। यानी कि वो परमाणु जिनके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरा पॉइंट क्या है कि बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाने में असफल रहा। तो बोर का परमाणु मॉडल हमने ये कहा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाने में विफल रहा, लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि बहुत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं गति का एक साथ सटीक मापन संभव नहीं है। यानी कि जो बहुत छोटे कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन इत्यादि, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, 10 की पावर काफ़ी ज़्यादा 18-19 तक का स्मॉल साइज होता है। तो इतने सूक्ष्म कण की एक ही समय पर गति और उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति का सटीक मापन करना संभव नहीं है। तो जबकि बोर का परमाणु मॉडल क्या कह रहा था, जबकि बोर का परमाणु मॉडल हमने क्या बताया, क्या कहता है, बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक की चारों ओर घूमते समय एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बोर ने क्या कहा अपने परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। यानी कि बोर का परमाणु मॉडल तो स्थिति बता रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि बहुत सूक्ष्म कण है। जबकि हाइजेनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया जो कि आज तक सत्य है, उसने क्या कहा था कि किसी भी सूक्ष्म कण की, जो बहुत सूक्ष्म कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, उनकी एक ही समय पर
स्थिति और गति दोनों का सेम समय पर सटीक मापन करना संभव नहीं है। अगर आप स्थिति बता रहे हो उसकी, तो उसकी आप गति का अनुमान नहीं लगा सकते सूक्ष्म कण की, और अगर गति का अनुमान लगा रहे हो तो आप उनकी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। जबकि बोर ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि वो तो भाई वो फिक्स जो सर्कुलर पाथ है उसमें घूम रहे हैं, जो निश्चित वृत्ताकार कक्ष है उसमें घूम रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग का जो रूल था वो वायलेट हो रहा है, किसकी वजह से? बोर के परमाणु मॉडल की वजह से। अगली जो कमी थी बोर के परमाणु मॉडल की, वो क्या कमी थी कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी व्याख्या करने में भी असफल रहा। बोर के परमाणु मॉडल में कहीं नहीं दिया गया कि अगर परमाणु पर किसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है तो क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में बोर के परमाणु मॉडल में कोई जिक्र नहीं है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को कहते हैं जीमान इफेक्ट या जीवान प्रभाव कहते हैं। जीमान ने क्योंकि ये प्रभाव दिया था, उसी ने इसकी व्याख्या की थी। तो इस जीमान इफेक्ट को या जीवान प्रभाव की व्याख्या करने में या इसके बारे में कुछ भी बताने में बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो किसी भी परमाणु का जो 3D आपका मॉडल है उसकी व्याख्या करने में असफल रहा। उसने 3D के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया कि परमाणु का 3D मॉडल किस तरह से होगा, उसके अंदर क्या होगा। तो परमाणु के 3D मॉडल के बारे में भी बोर के परमाणु मॉडल में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये निम्नलिखित कमियां हैं जो बोर के परमाणु मॉडल में पाई जाती हैं।